हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आज हम इस वीक के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, साथ ही साथ प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की भी व्याख्या करते हैं। दोस्तों, पिछले वर्ष भी हमने इस यूट्यूब चैनल में करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज लेकर आए थे, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा काफी पसंद किया गया था। लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण हम निरंतर इस वीडियो सीरीज को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। अब इस चैनल में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड लगातार वीडियोस मिलेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए कितने खिलाड़ियों को दूत नियुक्त किया गया है? हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए 2 खिलाड़ियों को दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के तहत दूत नामित करने का प्रावधान वर्ष 2018 से लाया गया था। प्रतियोगिता के हेरफेर में खतरों से एथलीटों, कोच और अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान को चलाया गया था और हाल ही में इस अभियान के लिए 2 दूत नामित किए गए हैं, जिसमें भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और कनाडा की माइकल ली शामिल हैं। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखें कि पीवी सिंधु और माइकल ली अप्रैल 2020 से बीडब्ल्यूएफ के आईएम बैडमिंटन अभियान के भी वैश्विक दूत हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? हमारे विकल्प हैं महेश बाला सुब्रमण्यम, जी मुरलीधर, मारिया रेसा या नीलेश गोस्वामी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मारिया रेसा। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र बलों ने चिकित्सा अवसंरचना और ऑक्सीजन की आपूर्ति कड़ी को मजबूत करने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? हमारे विकल्प हैं कोजीत, सजग अभियान, प्रहरी या दृश्य। इसका सही जवाब है दोस्तों कोजीत अभियान। दोस्तों, यह प्रश्न वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अभियान का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस योजना में देश के तीनों सशस्त्र बल, सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना तीनों शामिल हैं और इन्हें कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए नागरिक प्रशासन की मदद करने के लिए लगाया गया है। और तीनों सशस्त्र बल किस प्रकार से मदद करेंगे? तो ऑक्सीजन की आपूर्ति की कड़ी को मजबूत करेंगे और कोविड बिस्तर स्थापित करने में मदद करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको यह फैक्ट ध्यान में रखना है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में चंद्र तोमर का निधन हुआ है, वे कौन थी? हमारे विकल्प हैं गायक, शूटर, पत्रकार या निर्देशक। दोस्तों, इनके बारे में आप अवश्य ही जानते होंगे, यह जवाब तो आपको बिल्कुल पता ही होगा। इसका सही जवाब है शूटर। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, इन्होंने शूटिंग की शुरुआत काफी लेट से अर्थात अपने 60 साल की उम्र में की थी, इसलिए इन्हें शूटर दादी के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्र तोमर और प्रकाशी तोमर जी के ऊपर बॉलीवुड द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी, सांड की आंख। आप सभी ने अवश्य ही देखा होगा, उसमें चंद्र तोमर का किरदार भूमि पेडनेकर ने निभाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जाएगी? हमारे विकल्प हैं भारत, चीन, जापान या यूएई। इसका सही जवाब है दोस्तों यूएई। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 यूएई में आयोजित की जाएगी। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? दोस्तों, यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के प्रश्न हाल ही में आयोजित सीजीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। तो हमारे विकल्प हैं मैत्री द्वितीय, समुद्र मैत्री, समुद्र सेतु द्वितीय या समुद्र मंथन। इसका सही जवाब है दोस्तों समुद्र सेतु द्वितीय। इंडियन नेवी ने विदेशों से ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। तो इस ऑपरेशन का उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि इस ऑपरेशन में देश के 7 जहाज शामिल हैं। तो ये 7 जहाज कौन कौन से हैं? आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस तलवार, आईएनएस तबर, आईएनएस त्रिखंड। इस चीज को सुधार कर त्रिखंड पढ़िएगा, आईएनएस त्रिखंड, आईएनएस जलस्व और आईएनएस एरावत। तो ये 7 जहाजों का नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में निम्न में से
कौन सा इंडियन नेवी का जहाज शामिल नहीं था? ठीक है, तो ये 7 नाम बहुत ही आसान है ध्यान में रखना, इन नामों को आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? हमारे विकल्प हैं तीसरी बार, चौथी बार, दूसरी बार या पांचवी बार। तो इसका सही जवाब है दोस्तों तीसरी बार। दोस्तों इसमें दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सभी को पता ही होगा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा में चुनाव लड़ी थी और वहां से वो हार गई थी, फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। ठीक है, तब आपको अब क्या करना है, आपको अपना संविधान का नोट्स ओपन करना है और ये देखना है कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहा है तो उस व्यक्ति के उस राज्य के विधानमंडल में वापस सदस्यता ग्रहण करने के कौन कौन से प्रावधान हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको अध्ययन करते चलना है, तो आपकी तैयारी बिल्कुल ही अच्छी होती चली जाएगी। दोस्तों तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि अभी सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, देश के कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे। ये 5 राज्य हैं असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। तो असम में भारतीय जनता पार्टी के हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इसी प्रकार पुडुचेरी में एनडीए के एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री बने और पुडुचेरी के राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के एम के स्टैलिन मुख्यमंत्री बने और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री बने और वहां के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और इसके बारे में तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं। फिर भी पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी और अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। इसलिए मुख्यमंत्रियों के साथ में उस राज्य के राज्यपाल के नाम की भी जानकारी होना आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 50% से अधिक आरक्षण संबंधी विधेयक को असंवैधानिक घोषित किया हुआ है? विकल्प बताने के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि न्यायपालिका की पिछली वीडियो में जब मैं न्यायपालिका की विशेषता के बारे में चर्चा कर रहा था, तब मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है उन्हें इसका आंसर विकल्प देने से पहले ही पता होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वह वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 50% से अधिक वाले मराठा आरक्षण संबंधी नए कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और इस फैसले को देते समय 1992 के इंदिरा साहनी फैसले के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी फैसले के पुनर्विचार पर भी इनकार कर दिया है। दोस्तों भारतीय संविधान में आरक्षण संबंधी मुद्दे पर यह 1992 का इंदिरा साहनी वाद अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ही अध्ययन कीजिएगा। हमारा 9वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? हमारे विकल्प हैं के सी चक्रवर्ती, टी रविशंकर, उर्जित पटेल या रघुराम राजन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों टी रविशंकर। दोस्तों आरबीआई की संरचना के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर भी 1+4 की संरचना होती है, जहां पर एक गवर्नर होते हैं और उनकी सहायता के लिए 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। तो अभी भारत में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शशिकांत दास और 4 डिप्टी गवर्नर हैं माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन, राजेश्वर राव और इसमें हाल ही में चौथे बने हैं टी रविशंकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? हमारे विकल्प हैं इंग्लैंड, अमेरिका, यूके या भारत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यूके। दोस्तों इनका अनुमान है कि वर्ष 2035 तक यहाँ की 40% कार चालक रहित होंगे और ऐसी व्यवस्था से इन्होंने लगभग 38,000 नौकरियों की सृजन करने की बात कही है। हमारा 11वां प्रश्न है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले
पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हमारे विकल्प हैं राहुल सचदेवा, मानस बिहारी वर्मा, नंबी नारायण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मानस बिहारी वर्मा। तो मानस बिहारी वर्मा जी का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। साथ ही यह भी ध्यान में रखिए कि तेजस देश का पहला लड़ाकू सुपरसोनिक विमान है। दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हमारे विकल्प हैं 10 जनवरी, 15 मार्च, 1 मई या 12 अगस्त। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1 मई। दोस्तों यह दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई सन 1886 को अमेरिका में हुए एक आंदोलन से हुई थी। इस आंदोलन के दौरान अमेरिका में मजदूर काम करने के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किए जाने को लेकर आंदोलन पर चले गए थे। 1 मई 1886 के दिन लोग रोजाना 15-15 घंटे काम कराए जाने और शोषण के खिलाफ पूरे अमेरिका के शिकागो में सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान शिकागो के हे मार्केट में कुछ मजदूरों पर पुलिस ने गोली चला दी थी, जिसमें कुछ मजदूरों की मौत हो गई और काफी अधिक लोग घायल भी हुए थे। इसके बाद 1889 में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें एक ऐलान किया गया कि 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन सभी कामगारों और श्रमिकों का अवकाश रहेगा। इसी के साथ दुनिया के बहुत से देशों में काम के लिए 8 घंटे की समय सीमा निर्धारित करने की नींव पड़ी थी। आप यह भी ध्यान में रखिएगा कि इस अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस को मई दिवस भी कहा जाता है। दोस्तों इस आंदोलन का असर बाद में भारत पर भी हुआ। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1923 को हुई थी और इसकी शुरुआत भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने चेन्नई से किया था। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद को मंजूरी दे दी है? हमारे विकल्प हैं 50,000, 1 लाख, 75,000 या 80,000। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1 लाख। पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदने के साथ साथ पहले से स्वीकृत 713 पीएसए प्लांट्स के अतिरिक्त 500 नवीनतम पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स खरीदने की अनुमति दी गई है। यह तत्व भी अपने आप में काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसको आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है हाल ही में कहां दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल शुरू किया गया? हमारे विकल्प हैं चीन, मलेशिया, जापान या पुर्तगाल। इसका सही जवाब है दोस्तों पुर्तगाल। पुर्तगाल के अराका में दुनिया का सबसे लंबा लगभग आधा किलोमीटर का केबल रहित पुल प्रारंभ किया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।